मैरिज में अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स या डेथ ऑफ अ स्पाउस या फिर मैरिटल सेपरेशन, ये 3 बड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जहां इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो सकती है। सीवियर मेंटल इलनेसेस हम उनको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिमेंशिया। एक लड़का और एक लड़की की जो मानसिक स्थिति होती है ब्रेकअप के दौरान और उसके बाद, उनमें क्या फर्क होता है? Females are more emotionally intelligent, males are less emotionally intelligent. Males are 4 times more likely to commit suicide. Smiling depression होता है where their face is smiling but their eyes don't smile. उस पे मेरे को जगजीत सिंह का गाना याद आ गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। Don't hesitate to ask him कि उसको suicidal thoughts आ रहे हैं क्या। Very recently a case came to me जहाँ मदर आई थी डिप्रेशन के लिए और उनके डिप्रेशन का कारण ये था कि उनके बेटे का ब्रेकअप हो गया है। सक्सेसफुल पीपल आर लेस प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। In fact, it is quite the opposite. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, बड़ों से अच्छा व्यवहार करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। पर कोई भी ये नहीं बोलता कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। ये एक कारण है जिसकी वजह से आज के यूथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्लिनिकल और सब क्लिनिकल लेवल पे काफी बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि 4 में से 1 मेंटल हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। साथ ही में इवन मोर सरप्राइजिंग कि यूथ में, इंडिया में सुसाइड इज सेकंड नंबर कॉज ऑफ डेथ। और इसको कोप अप करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटीज उतनी ही कम है। 1 लाख लोगों पे 8 या 7 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं इंडिया में। इन सब के साथ जो यूथ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है फैमिली का, करियर में आगे बढ़ने का स्ट्रेस, रिलेशनशिप में इश्यूज और जो सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा बर्डन, ये मेंटल हेल्थ इन यूथ पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। इससे रिलेटेड और इसके बारे में जानने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर जतिन उकरानी। डॉक्टर जतिन, डॉक्टर राजीव। नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो। आज हम आपसे जानना चाहेंगे मेंटल हेल्थ सिचुएशन इन यूथ। उसके साथ वी वुड ऑल्सो लाइक टू डीप डाइव इनटू द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया, कि उसकी वजह से उनमें कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है यूथ को, साथ ही में कि उनको किन किन वजहों से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, और आखिरी में कि क्या कोप अप स्ट्रैटेजीज हैं। सो विद दैट, वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो मेंटल हेल्थ सिचुएशन है यूथ में इंडिया में, उसका इंसिडेंस क्या है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, उसकी डेफिनेशन क्या है, कब हम उसको क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इशू बोलते हैं, कब हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ये नॉर्मल एवरीडे प्रेशर है। देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज जनरली यूथ में बहुत कॉमन है। उसका एक रीज़न ये भी है कि कई बार फैमिलीज़ पूछती नहीं है आपसे कि आपका मन कैसा है। सब आपसे पूछते हैं कि आप क्या खा रहे हो, क्या आप कर रहे हो दिन में, बट कभी भी कोई फैमिली मेम्बर ने आपसे पूरी लाइफ में नहीं पूछा होगा कि आपका मन कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो। तो उसकी वजह से कई बार ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इग्नोर हो जाते हैं। और इनके इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे तो जो यूथ है हमारा, उसमें से 4 में से 1 को या 3 में से 1 को कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। या कई बार एडीएचडी भी आजकल बहुत हमें कॉमनली देखने को मिल रहा है यंग एडल्ट्स में, क्योंकि सालों से किसी ने समझा नहीं उसको कि वो जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई में, वो एक्चुअली एडीएचडी है। उसकी फैमिली ने उसको पूरा इग्नोर कर दिया कि वो इशू है। तो मेंटल हेल्थ इशू शुरू से लेके जो है कई बार इग्नोर हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परमिसिव हो जाते हैं, सोचते हैं बच्चा है सुधर जाएगा, टाइम के साथ बेटर हो जाएगा, बट वो एक्चुअली
मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि एक अर्ली एज में स्टार्ट हो गए होते हैं और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो पर्सनल लाइफ होती है, उसका कितना बड़ा योगदान है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उनसे बहुत अलग भी हैं कई जगहों पे। और ये खाली टियर 1 या मेट्रोपॉलिटन सिटी का ही प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन जैसे हम पहले सोचते थे कि भई बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, रिच लोगों की प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या जो हुँ, अच्छी सोसाइटी में हुँ। जो फुली फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये गाँव में भी प्रॉब्लम है, टियर 3-4 सिटीज़ में भी प्रॉब्लम है, टाउन्स में भी प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे देखें? देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको समझना है कि वो बीमारी है। अब जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो ऐसा नहीं है कि वो रिच लोगों में ही होती है, गरीब लोगों में ही होती है। डेंगू, मलेरिया केवल गरीब में होता है, अमीरों में नहीं होता, ऐसा नहीं है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बीमारी हैं। इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स गरीबों में भी हो सकते हैं, अमीरों में भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गया या जेनेटिक्स में मान लीजिए किसी को रहा है, या फिर वो जो एनवायरनमेंट है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं फैमिली की, वो इस तरह की है कि व्हिच इज़ लीडिंग टू द डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अफेक्ट एवरीवन यूनिफॉर्मली। इसमें रिच और पुअर का कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल फीमेल में भी इक्वली ये परेशानियाँ देखी जाती हैं, तो हमें उसी नज़रिए से देखना है। एवरीबॉडी विल नीड हेल्प एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वेदर ही इज़ गुड लुकिंग, और वेदर ही इज़ फैट, और वेदर ही इज़ थिन, वेदर ही इज़ फ्रॉम वन कास्ट, वन रिलीजन, वन वन जेंडर, वन एज, इट डज़न्ट मैटर। तो आपको ये समझना है कि जितना जल्दी आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और हेल्प लेंगे, उतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा ट्रीटमेंट में, और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट बंद भी हो सकता है। तो अगर जैसे आपने बोला कि इसमें आपका जेनेटिक हुँ, जो प्रीडिस्पोजिशन है वो भी एक फैक्टर है, हुँ। तो ऐसे ही इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर या यस। लाइफस्टाइल फैक्टर या आपका पर्सनल रिलेशनशिप और सोसाइटल जो फैक्टर है कि आप कहाँ पे बड़े हुए हैं, कितना आपका बचपन में खुशी थी, दुख था, या आप कितने संपन्न थे, नहीं हुँ। थे, उनका कितना असर पड़ता है? देखिए, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। हाउ योर डायनामिक्स हैव बीन विद योर फैमिली, विदिन द फैमिली। आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती है, या उनका इम्पैक्ट पड़ता है कई बार बच्चे पे। कई बार जो बच्चे का रिलेशनशिप है पेरेंट के साथ, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है उसके साइकोलॉजी पे। किस तरह की पेरेंटिंग रही है, आपको पेरेंट्स जो हैं सब चीज़ दे रहे हैं कि डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर एक एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा हाई है फैमिली की, पेरेंट्स चाहते हैं कि भई नहीं, आईआईटी में जाओ, आप डॉक्टर ही बनो, एक रिजिड थिंकिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। And breakups is a point where most teenagers, most youngsters will feel depressed or anxious. फिर मैरिजेस की बात करें तो मैरिज में अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स या डेथ ऑफ अ स्पाउस या फिर मैरिटल सेपरेशन, ये तीन बड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जहां इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो सकती है। या फिर अगर जॉब लॉस हुआ है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उन उन सिचुएशंस में डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो सकती है। लूजिंग अ फैमिली मेंबर, उन सिचुएशंस में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है। अमूमन हम देखते हैं कि फैमिली वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक फेज़ है, टल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिनिकली कब आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अपने आप से, या जो दोस्त हैं या फैमिली है, वो कब ये आपको पॉइंट करें जिससे कि आप एक प्रोफ़ेशनल हेल्प लें, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ? ये कब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लेवल पे और फैमिली लेवल पे? तो अगर अगर हम मार्कर देखेंगे, अगर हम एक सिग्नल देखेंगे कि अब जो है इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो दैट मार्कर इज़ जनरली कि द वर्क स्टार्ट्स टू गेट अफेक्टेड। अगर मान लीजिए किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, कोई भी मानसिक परेशानी अगर हो रही है, तो उसका वर्क जो है इम्पैक्ट होने लगता है, या फिर उसकी जो आपस की रिलेशनशिप्स होती हैं, वो इम्पैक्ट होने लगती हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देयर विल बी एब्सेंटिज़्म फ्रॉम वर्क। वो छुट्टी लेने लगेगा, आएगा नहीं,
छुट्टियाँ प्रोलॉन्ग होती जाएँगी। उस अगर वो काम पे आएगा भी सही तो वो एफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू गिव इन द आवर्स। उसके फीडबैक्स जो है खराब होते जाएँगे। एंड सेम विल गो ऑन विद स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। उसमें आप देखेंगे कि इनकंसिस्टेंट उनकी वर्क हिस्ट्री रहेगी, या फिर रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगी कई बार। एक रिलेशनशिप में हैं, फिर दूसरे रिलेशनशिप में हैं, बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप्स रहती हैं। कंसिस्टेंसी बेसिकली इफ़ेक्ट होती है। अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीवियर। तो एक छोटा-मोटा गुस्सा, छोटा-मोटा आर्गुमेंट तो सबका होता है, बट एक टू द पॉइंट वेयर यू आर ब्रेकिंग थिंग्स, थ्रोइंग थिंग्स, अगर उस लेवल तक बात जा रही है तो डेफिनिटली प्रोफेशनल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ज़रा सा भी अपने बिहेवियर में चेंज लगे, व्हिच इज़ नॉट अ प्लेजेंट चेंज, तो पर्सनली एट योर ओन लेवल एज़ वेल एज़ अ गुड फैमिली और इवन अ गुड समैरिटन, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम दर्शाएँ इस बात को और प्रोफेशनल हेल्प के लिए एकदम से रीच आउट करें। इसके बाद ना हम स्टार्ट करते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, राइट? तो पर्सनली स्पेशली टू स्टार्ट विथ, जो आजकल जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनमें जो ब्रेकअप वाला आपने एक पॉइंट बोला, और जो रिलेशनशिप की जो कश्मकश है, वेदर इट्स अ सेल्फ चोजन रिलेशनशिप या फिर जैसे अरेंज मैरिज होती है तो उसमें पेरेंट्स द्वारा चोजन रिलेशनशिप, इन दोनों में थोड़ा समझने की कोशिश कोशिश करते हैं मानसिकता को कि अ, प्यार, परिवार और प्रेशर, जो ये 3 एक ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, तो इनमें कैसे यूथ आज परेशान हो रहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, साथ में कैसे उसको पेरेंटल लेवल पे, एट एन इंडिविजुअल लेवल, और फिर उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसको थोड़ा जानते हैं आपसे। तो देखिए, अगर आप ग्लोबली ट्रेंड अगर आप देखेंगे, तो ग्लोबल ट्रेंड ये है कि ग्लोबली मैरिजेस की इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हो रही है। ग्लोबली लोग इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में रहना पसंद कर रहे हैं। उनके लिए मैरिज या रिलेशनशिप एसेंशियल नहीं है लाइफ फुलफिलमेंट के लिए या एक इंजॉय करने के लिए। सो दे आर डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। वो चाहते हैं कि उनकी खुद की ग्रोथ हो, वो एज एन इंडिविजुअल सस्टेन करें। बट इंडिया में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में इगैलिटेरियन फैमिलीज बढ़ रही हैं। इगैलिटेरियन फैमिलीज मतलब कि नाउ अब कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी। अगर मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उसके बारे में भी पूरी फैमिली जो है कई बार डिस्कस करती है, ओपिनियंस देती है। मैरिजेस में भी जो है ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ फैमिली इज टेकिंग, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स का ओपिनियन आजकल लिया जा रहा है। अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो इंडिया इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी। वहाँ एक हेड ऑफ द फैमिली होता था और वही सारे डिसीजन लेता था। बाकी लोगों के डिसीजंस की कोई अहमियत नहीं होती थी। बट आज की डेट में एवरीबॉडी इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड, और ये चीज़ हमें नॉर्मल लव रिलेशनशिप्स में भी देखने को मिल रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं। वेरी रिसेंटली अ केस केम टू मी, जहाँ मदर आई थी डिप्रेशन के लिए, और उनके डिप्रेशन का कारण ये था कि उनके बेटे का ब्रेकअप हो गया है। और द मदर गॉट सो अटैच्ड टू द गर्ल कि वो घर में आती थी, वो साथ में टाइम बिताती थी और सब कुछ करती थी। तो उनको ये लगने लगा कि ये तो मेरी, मतलब इससे बेटर बहू मेरे को मिल नहीं सकती है। बट जब बेटे का ब्रेकअप हुआ तो बेटा वाज़ ओके, सन वाज़ ओके, ठीक है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। बट शी गॉट सो अटैच्ड टू दैट गर्ल कि शी वाज़ लाइक, अरे! ये कैसे हो सकता है? तुमने ऐसे कैसे कर दिया? एंड दैट वाज़ द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो दे आर मोर ओपन टू टेलिंग देयर पेरेंट्स अबाउट इट, और फिर पेरेंट्स के भी ओपिनियंस और फीलिंग्स वहाँ पे अटैच हो जा रहे हैं। समझे। तो आई थिंक ये एक पर्सनल लेवल पे ह्यूमन बीइंग्स का और एक सोसाइटल एवोल्यूशन है। हम एक तरीके से जी रहे थे एक न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, सॉरी माफ़ कीजिए, और सिमिलरली जो वेस्ट में पहले एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह से ही काफ़ी टाइम से लोग रह रहे हैं, हम, मेरे को लगता है हम बीच में कहीं पे हैं। यस। हम अभी फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली के रास्ते में हैं।
और उसका जो बीच का है, ये जो ट्रांजिशन वाला जो फेज़ है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है या दिक्कत आ रही है इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू हाइलाइट। और इसके लिए आई थिंक इवॉल्व होना ज़रूरी है, एंड बट इट विल बी अ प्रोसेस। एवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता। बट कैसे आपकी मानसिकता है, आप कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, एक रिलेशनशिप था, अब दूसरा होगा। मैरिज इज़ नॉट द ओनली एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, बट उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी है लाइफ को अच्छे से जीने की। सिमिलरली, इवन फॉर अ रिलेशनशिप विच इज़ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, का भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक शादी में और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए तब्दील हो, बट वो ज़रूरी, पर दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बॉय गर्ल एंड द फैमिली इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। फैंटास्टिक। इसको कोप अप करने के लिए आई थिंक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जो मदर हैं वो आप तक आएँ, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, ज़रा-सा भी आपको परेशानी लगे। बट और क्या आप पर्सनल लेवल पे इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो इस केस में? अगर आपका ब्रेकअप होता है, स्पेशली अ बॉय एंड अ गर्ल, और एंड ऑल्सो एक लड़का और एक लड़की की जो मानसिक स्थिति होती है ब्रेकअप के दौरान और उसके बाद, उनमें क्या फ़र्क होता है? क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीके से लेते हैं कई बार, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो या अलग हो, कई बार दोनों हो सकता है। उसमें थोड़ा-सा देखिए, इसमें कोई ऐसे एज़ सच कोई रिसर्च या कोई स्टैटिस्टिक नहीं है कि दिस इज़ दी एक इमोशनल रिएक्शन ऐसे होगा लड़की का या लड़के का। बट हाँ, जनरली अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स कैन बी मोर इमोशनल अबाउट इट एंड मेल्स माइट टेक इट वेरी लाइटली, उसको उसको नज़रअंदाज करेंगे कई बार, बिकॉज मेल्स की जो अपब्रिंगिंग होती है, लड़कों की अपब्रिंगिंग होती है, वो भी इस तरह की होती है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कई बार वो अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हैं, कई बार अंदर ही अंदर वो सफ़र करते रहते हैं और दे डोंट एक्सप्रेस अबाउट थिंग्स वेरी ओपनली। सो इस वजह से कई बार वो इमोशनल रिएक्शन नहीं दिखता है, या फीमेल्स में वो इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर आप मेल और फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल्स आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, मेल्स आर लेस इमोशनली इंटेलिजेंट। तो उसकी वजह से दे आर मोर अवेयर अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो, एंड दे आर मोर अवेयर अबाउट द अदर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस ऑल्सो फॉर द ब्रेकअप। तो उसकी वजह से कई बार उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड फैमिली मेंबर्स का भी, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। आई हैव सीन केसेस वेयर जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो लिव इन रिलेशनशिप में और वो घर में ही रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ, इवन दैट काइंड ऑफ केसेस आई हैव सीन। तो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कहीं हमें बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ा सा बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिचुएशंस नेविगेट करना बहुत ट्रिकी हो सकता है। और ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप बोल रहे हो, अगर मेल्स आर जनरली यूज्ड टू बीइंग लेस एक्सप्रेसिव, वो कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को अंदर रखें, रोए ना, जैसे बोला जाता है कि ये मैस्कुलिन ट्रेट है। हम्म। लेकिन दैट कैन रियली एड अप टू अ लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी या डिप्रेशन। अगर आप वो एक सब क्लिनिकल लेवल पे जो स्ट्रेस आपको हुआ है ब्रेकअप की वजह से, उसको आप दबा के रखते हैं, आप उसको दर्शाते नहीं हैं, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, तो वो तो डेफिनेटली कैन लीड टू अ क्लिनिकल फॉर्म, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मेल और फीमेल में मेंटल हेल्थ इश्यूज आर यू नो सिमिलर यस। इंसिडेंस है, सिमिलर प्रेवलेंस है उनका। बट अगर आप कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखेंगे तो वो मेल्स में ज़्यादा है। सो मेल्स आर मोर 4 times more likely to commit suicide as compared to a female, and males are more likely to take up substance use and get addicted to a drug as compared to a female after a breakup or any failure that they are experiencing in their life, क्योंकि उनको वो सिखाया जाता है। अगर आप अपने दोस्त के पास जाओगे ब्रेकअप के बाद, बोलोगे यार मैं परेशान हूँ, वो बोलेगा यार एक एक पैग लगा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा तेरे को, या एक सिगरेट पी लेते हैं, एक एक जॉइंट मार लेते हैं। दिस इज़ द वे वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो उनको सिखाई जाती है। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी द पर्सन इज डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस, और फिर वो अनहेल्दी कोपिंग की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसमें आई थिंक इवन इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि जब हम ये एक ट्रांजिशन वाले फेज़ में हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल, उन दोनों को अपने पेरेंट्स से अगर क्लोजनेस है उनसे बात करनी चाहिए, अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, और अगर ज़रा सा भी लगे
तो फ्रेंड्स, फैमिली और साथ में अगर प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है तो वो भी लेनी चाहिए। और अपने आप को ये सोच के नहीं रुकना चाहिए कि ब्रेकअप हुआ है तो ये अंत है, कि इसके बाद ज़िंदगी नहीं है, और साथ में ही कि इसका इलाज नहीं है, कि ये हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक प्रोफेशनल हेल्प, नहीं तो फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लें। बिल्कुल बढ़िया। ये तो एक कोपिंग मैकेनिज़्म हो गया, और कोई कोपिंग मैकेनिज़्म स्पेशली आई थिंक जैसे डेटिंग ऐप्स का राइज़ हुआ है पिछले 8-10 सालों में, वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देता है, बिकॉज़ आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर और अ न्यू पर्सन फॉर अ लिमिटेड टाइम इज़ वेरी हाई। आपको फटाफट आप रिलेशनशिप भी बदल लेते हो, तो आपका अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, तो एकदम से आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में विदाउट ग्रीविंग ओवर द पास्ट रिलेशनशिप, बिना दुख प्रकट किए हुए आप आगे निकल जाते हो, और वो कहीं ना कहीं वो एक अनहीलिंग वूंड बन जाता है एक। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो डेटिंग एप्स की वजह से जो कॉम्प्लिकेट हो रही है, हाउ गुड इज इट और बैड फ्रॉम अ कोपिंग मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, इट इज़ नॉट अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इमीडिएटली। चाहे वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और चीज़ के थ्रू हो, थ्रू फ्रेंड्स और थ्रू फैमिली, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इमीडिएटली। बट अगर आप डेटिंग ऐप्स के बारे में पूछेंगे, तो डेटिंग ऐप्स में देखिए व्हाट हैपेंस इज़ दैट आप किसी को भी चूज़ कर रहे हो या किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। कभी भी आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे आप चूज़ नहीं कर रहे हैं किसी को भी डेटिंग ऐप में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कई बार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले जाते हैं, बट लेटर वी फाइंड आउट दैट देयर इज़ नो इमोशनल कंपैटिबिलिटी विद द पर्सन, द वैल्यूज डोंट मैच, द कल्चरल, ऑल दोज थिंग्स डोंट मैच, and people generally curate that image, curate that profile on the dating app. They look in a certain way, they behave in a certain way, when actually things are very different from reality. So what it does, it has a bipolar effect on the self esteem, है ना? If there are too many rejections, अगर मान लीजिए कोई आपको मैच नहीं मिल रहा है डेटिंग ऐप पे बहुत टाइम तक, तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि भाई आई एम नॉट गुड लुकिंग, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, पीपल आर नॉट लविंग मी, दे डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव। इस तरह के थॉट प्रोसेस आने लग जाते हैं कई लोगों में। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं व्हेन देयर इज अ डेटिंग ऐप एंड देयर आर सो मच अवेलेबिलिटी है, इतनी सारे प्रोफाइल्स हैं, तो उनको लगता है यार इट इज़ सो ईजी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, सो दे टेक इट वेरी कैजुअली। तो उनका वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है कि जैसे जेप्टो और जोमेटो से 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती है, ऐसे ही मेरे को कोई भी मतलब आई कैन फाइंड। सो इट हैज़ अ बाइपोलर इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम। लॉट ऑफ रिसर्च विच सेज कि सेल्फ एस्टीम बढ़ा भी देता है अगर किसी की लो है और उसको 2-3 मैचेस आ गए रैंडमली, तो वो इमीडिएटली कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। बट इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आउटकम। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आउटकम देखेंगे, तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल Sure. अपीयरेंस ओनली। लेट मी ऐड वन मोर इंग्रेडिएंट टू दिस कंकॉक्शन जो मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है, सोशल मीडिया। सडनली यू ब्रोकन अप, यू हैव एन आउटलेट विच इज़ योर डेटिंग ऐप, एंड उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे बहुत ही रंगीन खुश मिजाज जिंदगी देख रहे हो, उसका कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है? तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि पीपल आर क्यूरेटिंग देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। सब लोग पॉजिटिव चीज़ें ही लिखते हैं सोशल मीडिया पे, दे विल नेवर से कि उनकी लाइफ में क्या खराब हो रहा है। हमेशा अच्छी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो दूसरे लोगों को लगता है कि यार इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स भरी है। उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन। lot of divorces, breakups have also happened due to social media. People find out about their affairs and infidelity online, तो वो भी एक फैक्टर है। प्रिवेसी कहीं ना कहीं जो है एक एक बाउंड्री लाइन की तरह है, बट वो मेरे को नहीं लगता कि आज के रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ इतनी प्राइवेट है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। श्योर। ये तो हमने एक पहलू देखा जिसमें पेरेंट्स एटलीस्ट
आपकी साइड थे, राइट? आपने बोला कि मदर को डिप्रेशन हो गया कि भई बेटे का ब्रेकअप हुआ है। एक और अगर हम सिचुएशन देखें जिसमें लड़के और लड़की ने तो आपस में एक-दूसरे को पसंद कर लिया है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फैमिली है, वो अगेंस्ट हो जाती है रिलेशनशिप में और वो एक ब्रेकअप का कारण बन जाता है, जो कि या तो लड़का और लड़की प्रेशर में आके डिसीजन लेते हैं और दे प्लान टू इवन रन अवे फ्रॉम द फैमिलीज या वो उनके अगेंस्ट जाते हैं। दोनों केस में कैसे पेरेंट्स को और जो पार्टनर्स हैं उनको डील करना चाहिए और कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे ओपन माइंडेड होना इवन फॉर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने जो अपने टाइम पे अपनी जनरेशन के टाइम पे एक तरीका देखा है जीने का वर्सेस जो अब है, विच इज़ अ मिक्स। इट इज़ नॉट इवन क्लियर कि वो न्यूक्लियर फैमिली वाला है, एगैलिटेरियन वाला है या जॉइंट फैमिली वाला है सोशल लेवल पे। तो कितनी ज़रूरी है ये अडेप्टेशन एट एवरी लेवल ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द फैमिली? देखिए, अगर आप साइकोलॉजिकली बात करेंगे तो मैरिज इन इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रेसर। मैरिज का जो द कमिंग टुगेदर ऑफ द फैमिलीज़, जो प्रोसेस है, जो तैयारियाँ हैं, दैट इटसेल्फ कैन बी अ स्ट्रेसर। तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई पहले कि डिवोर्स, सेपरेशन, स्पाउस, उसमें अगर आप मैरिज देखेंगे तो मैरिज इन इटसेल्फ इज़ द 7th बिगेस्ट स्ट्रेसर इन अ पर्सन्स लाइफ। वेदर इट इज़ अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो आएँगी। व्हेन द प्रिपरेशंस आर हैपनिंग, देयर माइट बी एंग्जाइटीज़, लोगों के ईगो आपको जो है फुलफ़िल करने पड़ते हैं, सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इन्वॉल्वड होते हैं। तो दैट पीरियड कैन बी वेरी वेरी टफ एंड इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। अरेंज मैरिजेस में वो शायद वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जब शादी हो जाती है तो वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, बट लव मैरिजेस में वो स्ट्रगल कई बार शादी के बाद भी वो चलता रहता है, बिकॉज जो लड़का है लड़की है उसकी एक्सपेक्टेशंस तो फुलफिल हो गई हैं, बट जो फैमिली है उसकी एक्सपेक्टेशंस कई बार फुलफिल नहीं होती हैं, तो दे कंटिन्यू टू बॉदर एंड कंटिन्यू टू हैव स्ट्रगल्स लेटर ऑन ऑल्सो। तो दैट वे लव मैरिजेस कैन बी बिट स्ट्रगल, और अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको ये मान के चलना है कि डिफिकल्टी तो होगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ इजी थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि वो इजीली हो जाएगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इवन अरेंज मैरिज फॉर दैट मैटर देयर विल बी सम डिफिकल्टी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड समवेयर पेरेंट्स नीड टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस समटाइम्स। कई बार एज अ पेरेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा स्पून फीडिंग होती है हमारे इंडियन कल्चर में, वी टेंड टू टेल कि आपको ऐसे करना है या ऐसे रहना है। Whereas if you look at good parenting, a good parent will never want कि आपका मतलब हमारा बच्चा जो है किसी और पे डिपेंडेंट बने। वो खुद अपने डिसीजन ले, खुद समझे क्या सही है क्या गलत है। दैट शुड बी द गोल ऑफ पेरेंटिंग। तो मैं, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, आई वुड नेवर वांट कि वो मेरे से पूछे एज अ ग्रोन अप कि हमें क्या करना है। आई वुड वांट कि वो खुद अपना दिमाग चलाएं और अपने डिसीजंस खुद लें। हमें एज अ पेरेंट वो समझना है कि इफ़ आवर चाइल्ड और डॉटर हैज़ ग्रोन अप, तो दे आर गुड इनफ टू टेक अ डिसीजन फॉर देम। वी कैन प्रॉब्ली गाइड देम, वी कैन टेल देम कि भाई देखो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, बट इससे ज़्यादा हमें उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना है डिसीजन मेकिंग में। ये नहीं बताना है कि ये ऐसे होना चाहिए या ये करो, दिस पर्सन इज राइट और दिस पर्सन इज रॉन्ग, दैट शुड नॉट हैपन। दैट डिसीजन हैज़ टू बी the person's himself or herself. श्योर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक जो हमें थीम दिख रही है वो ये है कि अ, हमारे को पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है और वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द चेंज इन द सोसाइटी। और जो रियलिटी है, वो रियलिटी जो है वो जो आज है वो है। हम देख ज़रूर रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं सोशल मीडिया के थ्रू एक वर्चुअल दुनिया में। लेकिन जो रियलिटी है वो हम जो आज जी रहे हैं वो है, और उनमें कहीं न कहीं डिफ़रेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं और रियलिटी थोड़ी-सी कम है। एंड इफ आई हैव टू मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ इट, so expectation minus reality is equal to frustration, is equal to leading to all kind of mental
डिससैटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड मे बी डिप्रेशन टू फॉलो। दूसरी चीज़, पर्सनल लेवल पे आजकल पर्सनल एस्पिरेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं कि मेरे को ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, और वो सारा काफ़ी कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है कि क्योंकि सब लोग एकदम हाईएस्ट डिग्री ऑफ लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि सब खुश मिजाज वाली चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया पे। उसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और कितना लोगों को अ, उस बात से रूबरू होना चाहिए, कितना समझना चाहिए कि ये सब ज़रूरी नहीं है कि असली हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन हो, वो ज़रूर छोटा-सा पार्ट भी हो सकता है, पर वो दिख ज़्यादा रहा है। सो मैं आपको एक रीसेंट स्टोरी बताता हूँ। रीसेंट एक पेशेंट आई थी मेरे पास, अभी ये लास्ट वीक की ही बात है। उनकी लव मैरिज है, रिसेंटली मैरिड, 1 ईयर बैक शी गॉट मैरिड। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनके, हस्बैंड से अच्छी बनती है, दे आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर सेटअप, इन लॉज से भी बनती है, फैमिली से भी बनती है, जॉब अच्छी चल रही है, बोथ ऑफ देम आर अर्निंग, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। बट शी वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड। सो वी आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर कि भाई क्या रीज़न क्या है डिप्रेशन का। तो वो तो रो ही जा, शी वॉज क्राइंग थ्रू आउट दी कंसल्टेशन। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि सर इनके एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा है। इनकी एक्सपेक्टेशन है, अभी हमारी शादी को 1 साल हुए हैं, एंड हर एक्सपेक्टेशन इज़ कि मेरे को अपना घर चाहिए, आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस। देन सेकेंडली शी वॉन्ट्स सम काइंड ऑफ बिजनेस फॉर हर मदर। वो भी एक शेल्टर होम बनाना चाह रही हैं फॉर पीपल, जस्ट टू हेल्प देम आउट। तो उनके लिए उनको कुछ करना है। एंड देन शी वांट्स अ फार्म हाउस और अ बिग होम इन गोवा, जहाँ पे वो जाके अपना हॉलिडे में जो है रहे और मज़े करे। एंड amidst ऑल दिस शी डजंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, उनको बच्चे नहीं करने हैं। और वो दोनों चलो खुश है, हस्बैंड भी बोल रहे हैं ठीक है बच्चे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। बट उनकी जो एम्बिशंस हैं वो इतनी हाई है, इतनी ज़्यादा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि जो आपको पूरी लाइफ में करना है, शी वांट्स टू डू इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? और इसका रीज़न भी क्या है? अगर आप रीज़न आप समझेंगे कि व्हाई शी इज़ लाइक दैट, इज़ बिकॉज़ शी हैज़ बीन थ्रू वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको उन्होंने इस तरह से मतलब डाँटा है, या हमेशा से उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही रही हैं उनसे। तो दैट इज़ व्हाई शी फील्स कि आई हैव टू अचीव। अगर मैं अचीव नहीं करूँगी तो मेरे को मेरे पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिलेगा, या मेरे को मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ही उनको इस तरह से करा गया है कि भाई आपको टॉप पे आना है, यू हैव टू बी फर्स्ट इन क्लास, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, यू हैव टू गो टू अ गुड कॉलेज, यू हैव टू गो टू गुड यूनिवर्सिटी। सो इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि आपने बचपन से ही ट्यून करी जा रही हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है कहीं ना कहीं। देयर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्वड, किसी और को डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं है उनके। तो इट्स जस्ट प्योरली जो उनकी अपब्रिंगिंग है और जिस तरह से फैमिली ने उन पे प्रेशर डाला है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है उनको। नहीं, वेरी फेयर, एंड आई थिंक आपने वो एग्जाम्पल देके जो बोला, तो ये खाली एक थ्योरी में नहीं है, बट ये रियलिटी में सोसाइटी में हो रहा है। एंड ऑल ऑफ अस शुड टेक नोट एंड at least if not lower expectations or aspirations, at least be realistic about our expectations, and yes, dream big, but have expectations and be aware of your reality as well. And ज़िंदगी को आज में भी जीना चाहिए, ये नहीं कि फ्यूचर के बारे में हम सोचे जा रहे हैं कि जैसे आपने बोला एक विला चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मे बी मोर, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पाने के चक्कर में, आप उसकी लालसा के चक्कर में आप आज को नहीं जी पा रहे, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ हैपनिंग क्वाइट अ बिट विथ So, द न्यू यूथ। so it is very important to understand that good things will always take time. या अच्छी चीज़ों में हमेशा वक्त लगता है। अगर आपके साथ कोई चीज़ ऐसे हो रही है, whether it is a, whether you're getting rich like this or whether you're getting a girl or a boy like this, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दोज थिंग्स। यस। तो वो आपको समझना है कि स्लोली स्लोली जो चीज़ होगी, कंसिस्टेंटली कोई चीज़ हो रही है, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू गेटिंग रिच इमीडिएटली और गेटिंग a girl or a boy immediately and showing off to everyone that this is the thing. या
नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इवन रिलेशनशिप में जैसे आपको टाइम लगता है, आपको एक दूसरे को समझने में। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के लेवल पे आके। ज़रूरी नहीं कि कौन ऊपर है कौन नीचे, बट दे आर जस्ट डिफरेंट levels, different psyche, different upbringing, like you said, and two different personalities with many different personalities of the families coming together. तो उनको इकट्ठे आपस में एक लेवल पे आने पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। वो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ मैरिज हो, दोनों में टाइम लगेगा और वो देना चाहिए। अगर आप वाकई एक कंपेनियनशिप चाहते हो रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना हम थोड़ा-सा प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ पे जाते हैं। तो प्रोफेशनली ऑल्सो आई थिंक मोर और लेस जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही हैं, जो इश्यूज़ हैं वो सेम ही हैं, बट प्रोफेशनली ऑल्सो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड दीज डेज। पहले क्या होता था कि आप एक जगह काम कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, और सब लोग खुश होते थे, स्पेशली विद दिस कोविड एंड पैंडेमिक। जब से घर पे काम काफ़ी बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, इवन वो जो कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी एट वर्क प्लेस, वो भी काफ़ी कम हो गया है। लोगों की बॉन्डिंग आपस में, जो नए लोग आपस में इकट्ठे आए हैं, वो कम हो गई है। एट द सेम टाइम पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड टू स्टिक टू वन जॉब। बहुत जल्दी जल्दी बदल भी रहे हैं लोग जॉब्स। वो इवन अपने बेस्ट जॉब में भी खुश नहीं है, और बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है वहाँ से छोड़ के कि यार पहले वाली अच्छी थी, ये वाली इतनी अच्छी नहीं है। उसको कैसे आप देखते हैं फ्रॉम अ सोसाइटल इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू? या कोई आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि अपनी जॉब से नाखुश हैं, साथ में डिससैटिस्फाइड हैं, और उसको लेके उनके अंदर क्लिनिकल लेवल पे एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? करियर डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा एक कॉमन थीम हम आजकल देख रहे हैं, जो केसेस आते हैं। बट इन केसेस में हमें थोड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज कई बार ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वर्क स्टार्ट्स टू गेट अफेक्टेड, और दिस इनकंसिस्टेंट वर्क हिस्ट्री। बहुत सारा ज़्यादा जॉब चेंजेस हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने में जॉब स्विचेस हो रहे हैं। सो यहाँ थोड़ा सा मेंटल हेल्थ बर्डन थोड़ा ज़्यादा है, हमें ऐसा लगता है। एंड देखिए, प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो अगेन द एक्सपेक्टेशंस आर आर हायर। पर्सनली भी एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा है, प्रोफेशनली भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, बट कई बार वो मैच नहीं करती हैं। व्हेन दे जॉइन अ प्लेस, व्हेन दे जॉइन अ कंपनी, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी मैच नहीं हो पाती है, बिकॉज somewhere the work environment is not good, or somewhere the distances are too big. They have to travel from Noida to Gurgaon every day, एंड फैमिली से डिटैचमेंट हो जाता है उनका। उनकी फैमिली एक 2 टायर 3 टायर टाउन में रह रही है, एंड दे आर इन अ मेट्रो। तो सपोर्ट नहीं है उनको। कोई अगर दिक्कत हो रही है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, अगर मान लो एक दिन मेड नहीं आई, तो खाना कौन बनाएगा? मम्मी नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं इसमें, और मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। जहाँ वर्क इतना सीवियरली इम्पैक्ट हो रहा है, कोई जॉब छोड़ के घर बैठा है, या कोई जॉब इनकंसिस्टेंटली कर रहा है, 3 महीने करता है, फिर 3 महीने छोड़ देता है, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर देता है, वहाँ मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, ये भी काफ़ी जो एस्पिरेशंस हैं, जो थोड़ी ब्लोटेड हो गई हैं लोगों की, कि भई फ़ेसबुक के फाउंडर ने कम उम्र में काफ़ी अचीव कर लिया, या किसी और ने अ, अंडर 30, अंडर 40, बड़ी लिस्ट्स आती हैं आजकल की, बिज़नेस पर्सन ऑफ द ईयर, या अंडर 40 अचीवर, अंडर 30 अचीवर। उसका भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए, होता ये है कि सक्सेसेस, जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जैसे आपने मार्क जुकरबर्ग बोला, या बिल गेट्स बोला, या ट्विटर के फाउंडर्स को ले लीजिए, या फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल, बिनी बंसल को देख लीजिए। सबको लगता है दे आर एन ओवरनाइट सक्सेस। दे फील कि इन्होंने तो 1 साल में ही इतनी बड़ी कंपनी बना ली, व्हेन एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। अगर मार्क जुकरबर्ग सक्सेसफुल हुए हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, years of trying, failing, trying again, getting up, trying different things. That is how success happens. तो हम लोग ना सक्सेस और फेलियर को पोलर ऑपोजिट्स की तरह समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि
सक्सेस तो या तो लक है या फिर वो इंस्टेंटली मिल जाती है, आपका आइडिया है वो क्लिक करा और आप सक्सेसफुल हो गए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और अगर आप फेल हो गए तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है। व्हेन एक्चुअली फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग सक्सेसफुल हो रहा है या थॉमस एडिसन सक्सेसफुल हुआ बल्ब बनाने में, तो उन्होंने पहले 100 बार वो फेल हुए हैं उस चीज़ को करते हुए, एंड दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव ओवरकम इट, दैट इज़ व्हाई दे आर सक्सेसफुल। तो वो एक्सपेक्टेशन हमें रियलिस्टिक रखनी है। रियल वर्ल्ड में ऐसे सक्सेसफुल होते हैं, यू हैव टू फेल, यू हैव टू लर्न एंड देन ओनली यू कैन बिकम सक्सेसफुल। तो इनसे एक तो आपने जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, आपने बोला कि हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा-सा मॉडरेट करना चाहिए। हमारे को रियल वर्ल्ड के जो रियल इश्यूज़ हैं, रियल रियलिटी है, आई थिंक वहाँ पे पहुँचना चाहिए। दूसरा, कोई और भी कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं इसके लिए टू रियली बी हैप्पी इन योर जॉब और बी सैटिस्फाइड? वन थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि एटलीस्ट अगर हम जर्नी को एन्जॉय करने लग जाएँगे, अगर हम आज खुश हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसको और अच्छा करें। एट द सेम टाइम हम थोड़ा-सा, जैसे पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, उस टाइप से अगर हम काम करते जाएँ लेकिन ज़्यादा फल की इच्छा ना करें। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो फल अच्छा ही आएगा। जब तक जहाँ पे जिस जॉब में हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, अच्छे से खुश होके करें। और अगर लगे बहुत ज़्यादा कि या तो आपके कोलीग से या मैनेजर से या फिर जॉब डिससैटिस्फैक्शन बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न बढ़ता जा रहा है, तो डेफ़िनिटली चेंज करें। इज़ वन वे आई कैन थिंक कि अच्छा मैकेनिज़्म है कोप अप करने का। बट और कोई तरीके जिनको हम देखिए, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बोल रहे हो ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट, सो आई वुड से नॉट जस्ट द जॉब, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू हैव टू ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट एंड बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, माइंडफुलनेस करने का, आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है, सुबह भी आपको जल्दी जाना है, रात को भी आप लेट आओगे, यू डोंट हैव टाइम एंड यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि आप प्रेजेंट में रहो। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो आप जब खाना खा रहे हो, when you are having your food, just try to enjoy the food that you are having, savor the वो फ्लेवर को आप फील करें, आप काउंट करो कि कितनी बार आपने बाइट करा है। सो जब आप ये कर रहे हो, when you are doing these things, you are training your mind to be in the present. इट इज़ वेरी इजी टू से कि हाँ हमें प्रेजेंट में रहना है, बट वो कई बार वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो आपको वो ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसको आप इंजॉय कर रहे हो, तो यू आर बीइंग माइंडफुल ऑफ थिंग्स एंड यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। वो आप ट्रेन करो, थोड़ा जर्नलिंग करो। जस्ट इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, आप डेली 15 मिनट्स जो है, जो भी हुआ है आपके डे में उसके बारे में लिखो। एंड कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं हो पाती है कि हमें ये करना है या वो करना है, व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द राइट थिंग। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट जर्नल अबाउट इट। आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, यू विल गेट अ क्लैरिटी। यू डोंट हैव टू सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। अब बस प्रोज एंड कॉन्स लिखो एक डायरी में और पूरी सिचुएशन को लिखो, आपको एकदम क्लियर आंसर आएगा कि क्या करना है। लिटिल बिट ऑफ योगा मेडिटेशन इज़ गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तो वो आप कर सकते, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो वो आप कर सकते हो। टॉकिंग टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर ऑल्सो हेल्प्स। अगर ये सब नहीं काम कर रहा है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प इज़ ऑलवेज देयर। सुपर। एंड मैं भी हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक मेडिटेशन में जो जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं कि आप 5-6 सेकंड एक ब्रीद इन कीजिए, फिर 1-2 सेकंड थोड़ा रोकिए ब्रेथ को, फिर 5-6 सेकंड आप एक्सहेल कीजिए एंड बी इन दैट मोमेंट कि आपको पता लग रहा है कब आपकी सांस अंदर जा रही है, रुक रही है, बाहर आ रही है। तो उससे बढ़िया और आसान तरीका नहीं है। आप दिन में 1-2 बार कर लेंगे, 3-4 मिनट, 5 मिनट, इट विल रियली हेल्प यू। आई थिंक ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली ज़रूरी हैं। फैंटास्टिक डॉक्टर जतिन। इसके साथ ना अब हम स्टार्ट करते हैं मिथ्स। सो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट मिथ्स। हमने काफ़ी सारी हुँ। तो डिबंक की हैं मिथ्स जो हैं, लेकिन एक मैं थोड़ा-सा लिस्ट है और इन पे फटाफट देखते हैं कि क्या मिथ्स हैं या क्या रियलिटी है, क्या रियल है और फिर उनको कैसे हम डिबंक कर सकते हैं। पहला कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ओनली हैपन टू वीक पीपल।
देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नेवर अबाउट वीकनेस, कि किसी की स्ट्रेंथ दिखाता है वो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इनफैक्ट अगर आप कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे तो अ पर्सन कैन बी वेरी स्ट्रांग आल्सो इन दैट। जैसे कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिक फेज अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आ जाती है एक इंसान में, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड दे टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, टेक रिस्क जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं लेगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ से कोई इसका रिलेशन नहीं है। एनीबॉडी एंड एनीवन कैन गो थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज। डेफिनेटली। और आई थिंक ये हमने एक मूवी में भी देखा था कि केमिकल इम्बैलेंस, या उन्होंने बोला था केमिकल लोचा हो गया दिमाग में। इट्स रियल, इट्स एज रियल एज इट कैन गेट। एब्सोल्युटली। ये बायोमार्कर्स होते हैं जिसका इम्बैलेंस होता है। ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ सिचुएशन यू मे हैव ट्रिगर्स, कि कोई ना कोई आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या जैसे हमने बात की एक्सपेक्टेशंस का मीट ना होना, उसको ट्रिगर कर सकता है। बट इट मीन्स कि आप प्री डिस्पोज थे। इट इज़ एज गुड एज सेइंग कि आपके पास कैंसर के जीन सबके पास है, वो कब ट्रिगर हो जाते हैं एग्जैक्टली। कि वही रियलिटी है। दूसरा, स्ट्रेस और एंजाइटी आर जस्ट फेजेस, दे गो अवे ऑन देयर ओन। देखिए, एक जैसे कि मैंने बोला, नॉर्मल स्ट्रेस तो सबको सब फील करते हैं। अब जैसे कल मान लीजिए एग्जाम है, तो आई विल गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। उसमें कोई खराब बात नहीं है, वो अपने आप चला भी जाएगा। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, आई विल फील वेरी नॉर्मल। बट अगर हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बात करें तो वो नॉर्मल नहीं है। तो अब जैसे इस केस में हम देखें तो अब एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम इज़ ऑलरेडी डन, आई हैव परफॉर्म्ड डिसेंटली आल्सो, बट स्टिल आई एम वरिंग अबाउट द रिज़ल्ट कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, मैं 4 बार अभी भी रिवाइज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैंने ये सही लिखा है या ये गलत लिखा है। दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनका कैसा गया है, एंड दैट दैट वरी एंड टेंशन जो है मेरे को कंटिन्यूअसली चल ही रही है इवन आफ्टर द एग्जाम इज डन। देन दैट मीन्स कि अब एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो है वो हो रहा है। आपको ये समझना है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं दे आर लाइक एनी अदर सिम्टम। अब भाई फीवर, मुझे बुखार होता है तो मैं उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। मुझे पता है कि मेरे को फीवर हो रहा है, बट आई कांट कंट्रोल इट कि यार कम हो जा, कम हो जा। इसी तरह से एंग्जाइटी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, घबराना, नींद नहीं आना, मुझे पता है मुझे ऐसा फील नहीं करना है, बट फिर भी मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। दीज आर ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंसेस इन द ब्रेन और ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा है। तो हमें इसलिए जो है इनको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। ज़रा सा भी लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बेटर टू सीक हेल्प। ठीक है। ओनली पीपल विथ सिवियर मेंटल इलनेस नीड थेरेपी। देखिए, थेरेपी इज एक्चुअली फॉर पीपल हु हैव माइल्ड मेंटल इलनेसेस एक्चुअली। सीवियर मेंटल इलनेसेस हम उनको बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिमेंशिया। दीज आर केसेस ऑफ सिवियर मेंटल इलनेसेस। तो इसमें थेरेपी का रोल कई बार थोड़ा लिमिटेड होता है, बट इज लिमिटेड टू जस्ट टेलिंग, एक्सप्लेनिंग द पेशेंट व्हाट ही इज हैविंग और डीलिंग विद द फैमिली more so. Mild mental disorders like anxiety, depression, relationship issues, adjustment disorders, OCD, इनमें थेरेपी का रोल काफ़ी ज़्यादा है। मेडिकेशन का भी है, बट थेरेपी का भी इक्वल रोल है। और आई थिंक थेरेपी जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, और लकीली अब जो यंगर जनरेशन है, दे आर वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग। आप कई बार इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आप देखते भी हो कि मेंटल हेल्थ चैंपियंस, तो वो लोग बाहर निकल के, जैसे पहले स्टिग्मा होता था, टैबू जो अभी भी है, बट लेकिन आई थिंक यंगर जनरेशन इज रियली टॉपल्ड इट ओवर। वो लोग उसको काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और मैं उसका ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, एंड दे आर वेयरिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। सो आई थिंक कहीं पे हम अच्छा भी कर रहे हैं। यस, यूथ में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी है, राइट। स्पेशली आफ्टर कोविड। बिकॉज कोविड आई थिंक सबके लिए ही एक यूनिवर्सल स्ट्रेसर था। सब लोग किसी न किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे थे, और टेलीमेडिसिन इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से भी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी है यूथ में। बट जनरली भी जनरल पब्लिक आर मोर अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज पोस्ट कोविड। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि the boy or the girl are in their own home, they are in their own room, they have locked their room and they are taking a therapy session and the family is completely unaware about it. तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। इट्स अ गुड थिंग,
स्पेशली अर्बन एरियाज़ में ये ट्रेंड ज़्यादा है। रूरल एरियाज़ में अभी भी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू थेरेपी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की है, मतलब दे स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑल अदर थिंग्स, बट दे आर नॉट वेरी ओपन टू टेकिंग थेरेपी। द रीज़न बीइंग कि वहाँ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर उनको बोलोगे कि काउंसलिंग में आपसे एक व्यक्ति जो है आपसे बात करेगा, तो दे आर लाइक मेरा फ्रेंड ही मेरे से बात कर लेगा, आई हैव 10 पीपल टू टॉक टू। आप मेरे को दवाई दे दो, दवाई से मेरे को क्विक फिक्स चाहिए। उनको भी जो है उनको चाहिए कि आप बस एक शॉट दवाई दे दो, दवाई खाने के लिए मैं रेडी हूँ, बात नहीं करनी है मेरे को। दैट इज़ द थिंग। चौथा, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ मेक्स थिंग्स वर्स। इज दिस अ मिथ और? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट टॉकिंग ऑलवेज़ हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ, कैथारसिस होता है। आप अपने मन का जो भार है वो कम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर बोझ है वो आप कम कर रहे हैं जब आप शेयर कर रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट इट ऑलवेज़ हेल्प्स, एंड even if somebody is severely distressed, severely depressed and he is feeling suicidal, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क हिम कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं क्या। कई बार हमें लगता है हम अगर बोलेंगे तो वो और प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाए। इट इज़ नॉट द केस। हम लोग एज साइकेट्रिस्ट ऑल्सो रूटीनली वी आस्क एवरी पेशेंट कि इज ही फीलिंग लाइक कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल, एंड इट ऑफन हेल्प्स बिकॉज उन्होंने किसी ने कभी उनसे वो सवाल पूछा ही नहीं होता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि somebody went ahead and asked me this। ठीक है। मेडिकेशन फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज एडिक्टिव। देखिए, ये बहुत ही पुराना मिसकंसेप्शन है। 50-60s की डेट में जो डेज़ में जो मेडिकेशंस आती थी वो कई बार एडिक्टिव होती थी। बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिटूरेट्स, अभी भी वो आती हैं, दे आर स्टिल देयर। A class of medications can be addictive, but not all medications are addictive. Antidepressants, SSRI, NRI, SNRIs, NDRIs are not at all addictive, and उनको अगर आप एक सेट ड्यूरेशन के लिए एक प्रॉपर कोर्स आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर ऑल्सो गुड। 60-70%, 80% केसेस में रिकवर कंप्लीटली विद प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है। फिर सक्सेसफुल पीपल आर लेस प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। In fact, it is quite the opposite, I would say। देखो, अगर आप रिसर्च में जाओगे, इफ यू लुक एट सम ऑफ द रिसर्च, दे से all the genius people that we have had, all the successful people we have had, they have had some form of you know psychological problem। अगर आप ओलंपिक स्विमिंग की बात करेंगे, माइकल फिलिप्स की अगर आप बात करेंगे, इज एन 8 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट स्विमिंग में। ही हैज़ ADHD। अगर आप अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे को आपने उनकी पोएम्स पढ़ी होंगी। ही हैज़ वन अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। आप हनी सिंह को देख लीजिए, हनी सिंह के रैप सॉन्ग्स हमने सबने सुने हैं, सबने एंजॉय करा है, डांस किया है, उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर है। एक्सट्रीम्स में अगर आप देखेंगे टू सक्सेसफुल और बहुत ही कोई गरीब है, तो उसमें मेंटल इलनेसेस का थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है। सोशल मीडिया इज हार्मलेस, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं डेफ़िनेटली, ऐसा तो नहीं है कि इट इज़ हार्मलेस। इनफैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी पर्सन ले लीजिए, विल हैव इट्स प्रोज़ एंड कॉन्स। सोशल मीडिया क्या करता है, हमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कराता है अंदर, सब चीज़ें पॉज़िटिव दिखाता है और उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स पे और हमारे लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इफ समवन इज स्माइलिंग, दे कांट बी डिप्रेस्ड। This is a complete misconception. In fact, there is something called as smiling depression or atypical depression. So, atypical depression में क्या होता है कि the person is smiling, उनके फेस पे तो आपको मुस्कुराहट दिखेगी, बट उनके मन में आप झांकोगे तो आपको उदासी ही दिखेगी। और स्माइलिंग डिप्रेशन होता है वेयर देयर फेस इज स्माइलिंग बट देयर आईज डोंट स्माइल। तो ये सब केसेस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं कई बार, बिकॉज द नेक्स्ट डे द पर्सन कमिट सुसाइड एंड अटेम्प्ट सुसाइड। तो आप देखो, किसी को भी देख के आप नहीं बता सकते हो कि somebody इज गोइंग थ्रू अ इशू। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ भी है, तो आप उसको देख के नहीं बोल सकते हो कि ये डायबिटीज़ है। लाइक इफ़ आई हैव एस्थमा, तो आप मेरे को देख के नहीं बोल सकते हो कि आई हैव एस्थमा। तो सिमिलरली जो है, आप किसी को देख के नहीं बता सकते हो कि ही इज़ हैविंग डिप्रेशन और ही इज़ हैविंग अ
psychological problem. When you evaluate, when you look into their minds, then you find the sadness, then you find those feelings of guilt, hopelessness, worthlessness. श्योर। उस पे मेरे को जगजीत सिंह का गाना याद आ गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। सो मे बी इफ आई हैव टू टेक 5 और मे बी 3 टेकअवेज, तो मैं जो अपने तरफ से टेकअवेज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके जाता हूँ। पहला, बहुत ज़रूरी है माइंडफुलनेस, बहुत ज़रूरी है आज को जीना, आज में जीना। आप अगर खाली ख़याल में दुखी होते रहेंगे, डिससैटिस्फाइड रहेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा, तो और आप आज को नहीं जिएंगे, आई डोंट थिंक हमारा ब्रेन अभी उस लेवल पे इवॉल्व हुआ है। हमारे पास अभी भी एक रेप्टिलियन पार्ट ऑफ द ब्रेन है, विच इज़ इन टुडे, विच नीड्स टू बी सैटिस्फाइड इन टुडेज हैप्पीनेस रादर देन वर्किंग फॉर द फ्यूचर। दूसरा, कि हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए, वरना जो एक इक्वेशन है बहुत सिंपल, जो हमने अभी अभी बनाई, कि एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तो अगर फ्रस्ट्रेशन विच कुड लीड टू योर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड सैडनेस, ये दोनों मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। तीसरा, हमारे को बात करनी चाहिए, हमारे को ज़रा सा भी लगे हम मेंटली हैप्पी नहीं हैं, तो हमारे को हेल्प सीक करनी चाहिए। एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स, जैसे हमने बात की, मेडिटेशन, योगा, सोसाइटल सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। और कुछ आप अंत में क्या क्लोज करना So चाहेंगे? यू आर वेरी राइट इन मैनी ऑफ द थिंग्स कि हमें माइंडफुल होना चाहिए, हमें हेल्प सीख करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं जो है अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए अगर कुछ इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। बट मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है सब चीज़ों में। when it comes to our personal relationships, professional relationships, we have to somewhere try to strike a balance, because अभी क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक कंजेशन है, बहुत ज़्यादा हरी है, बहुत ज़्यादा वरी है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, वी आर इन द मेट्रोज, एंड कई बार वो सपोर्ट नहीं है, कई बार हमारे वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। दैट इज़ वाई मोर एंड मोर पीपल आर सीकिंग थेरेपी, दैट इज़ वाई मोर एंड मोर पीपल आर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई प्रोफेशनली मैं इस पॉइंट तक ही जाना चाहता हूँ, इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो इट इज़ करेक्ट फॉर मी टू गो अहेड। पर्सनली भी मेरी ये लिमिटेशंस हैं, वो हमें थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस हम बना के चलेंगे, तब तभी हम जो है खुश रह पाएंगे, तभी हम सेटिस्फाइड रह पाएंगे। अदरवाइज वी विल बी चेजिंग आवर प्रोफेशनल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स। Thank you. I think that's fantastic closure to this very important podcast. And excess of everything is bad, या पहले बोलते थे कि एग्जैक्टली। अति बुरी है, और आयुर्वेदा में बोलते हैं बैलेंस इज एवरीथिंग। सो थैंक यू डॉक्टर जतिन, दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल पॉडकास्ट, एंड आई होप हमारे दोस्तों को, दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। और ये थोड़ी थोड़े जो चेंजेस हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो थोड़े से हमने आपको कोपिंग मैकेनिज़म्स बताए इस पॉडकास्ट में, हमारे एक्सपर्ट डोज पे आप उनको अपनाएं, उनको फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें।